घरेलू आय क्या होती है, घरेलू सीमा किसको कहते हैं, एक देश का सामान्य निवासी कौन होता है, कारक आय, कारक सेवाएं, हस्तांतरण आय, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, जीडीपी एट एमपी एफसी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम है आपकी बुक के अंदर राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, इस नाम से आपका जो है ये चैप्टर होगा। ठीक है, तो बड़े ज़रा ध्यान से समझेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई आय जो है ना, आय इनकम जो है वो क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा बेटा ध्यान से सुनते रहेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ें अब आने वाली हैं। ठीक है, और आज अगर क्लियर होगा तो ही आगे का क्लियर होगा और आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्लियर होंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होता कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय क्या होती है और घरेलू सीमा क्या होती है, जिस वजह से आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते कि किसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे और किसको नहीं जोड़ेंगे। वो वाला क्वेश्चन आता है तो वो तभी क्लियर होगा अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो सबसे पहले अगर हम आय करें, आय की बात करें तो आय का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आय का मतलब होता है पैसे का आना। ठीक है, पैसे का आना जो है आय कहलाता है। अब पैसा जो है वो दो तरीके से आ सकता है, पैसा जो है वो आपका दो तरीके से आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है, एक तो आ सकता है मेहनत करके, ठीक है, और एक आ सकता है फ्री में। ठीक है, एक आता है मेहनत करके और एक आता है फ्री में, बिना मेहनत के हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, एक आता है मेहनत करके और एक लिख देते हैं हम यहाँ पे बिना मेहनत के, बिना मेहनत के। तो जो पैसा मेहनत करके आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कारक आय, या आप इसको जो है साधन आय के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, यही कारक आय है, यही साधन आय है। और जो पैसा बिना मेहनत के आता है, फ्री की जो इनकम होती है, उसको हम जो है हस्तांतरण आय के नाम से जानते हैं, हस्तांतरण आय। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, दोनों एक एक दो दो मार्क्स में कई बार पूछे जा सकते हैं। हस्तांतरण आय और इसमें डिफरेंस भी पूछा, हस्तांतरण आय और इसमें डिफरेंस भी जो है पूछा जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई कौन सी चीज़ जो है कौन सी चीज़ जो है क्या करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है पहली बात तो चाहे कारक आय या साधन आय कह लीजिए, या जो है आप कारक भुगतान कह लीजिए, या भाई आप जो है इसको साधन भुगतान कह लीजिए, ये एक ही चीज़ होती है। आय की बात कर लो या भुगतान की बात कर लो, एक ही चीज़ होती है, डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हस्तांतरण आय की बात कर लीजिए, या आप यहाँ पे जो है हस्तांतरण भुगतान की बात कर लीजिए, एक ही चीज़ होती है, डिपेंड कर रहा है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो भाई हम सबसे पहले बात करते हैं कारक आय। कारक आय जो है, कारक आय जो है वो हमारी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई कारक आय की अगर हम बात करें या कारक भुगतान की अगर हम बात करें, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि कारक सेवाओं के बदले में, कारक सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है कारक भुगतान या साधन भुगतान कहते हैं। और कारक सेवाएं क्या होती है आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं आपको प्रीवियस कक्षा में भी बता चुका हूँ। इसी को ही साधन सेवाएं भी कहते हैं, जिसके अंदर भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी इसको शामिल किया जाता है। इसको कारक सेवाएं या कारक भुगतान कहते हैं। और इसके बदले में किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये सारी की सारी चीज़ें इसके बदले में मिलती हैं। भूमि के बदले में किराया, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज और उद्यमी को लाभ मिलता है। ठीक है, ये इसके प्रतिफल कहलाते हैं। किसको मिलते हैं, परिवार क्षेत्र को। तो परिवार क्षेत्र के लिए कारक आय होती है। और कौन देता है ये, आय के चक्रीय प्रवाह में हमने पढ़ा है, कौन देता है ये जो है ये देता है
आपका उत्पादक क्षेत्र। तो उत्पादक क्षेत्र जो है ये देता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वही चीज़ कारक भुगतान होगी। यही चीज़ कारक आय है, यही चीज़ कारक भुगतान है। डिपेंड करता है हम परिवार क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं या उत्पादक क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कारक आय या कारक भुगतान। दूसरा हम बात करते हैं हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान की। इसको हम कहते हैं एक तरफा हस्तांतरण। ठीक है, एक तरफा हस्तांतरण का क्या मतलब होता है? एक तरफा का मतलब वन साइडेड। ठीक है, वन साइडेड का मतलब क्या होता है? जैसे एक तरफा मोहब्बत होती है ना, वन साइडेड वाला प्यार, एक तरफ से जो होता है, ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो भाई इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, ठीक है, और जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, जितने भी बुड्ढे हैं, तो सरकार क्या करती है, हर महीने जितने भी 60 प्लस के बंदे हैं उनको 2500 रुपये पर मंथ क्या देती है? पेंशन देती है। 2500 रुपये पर मंथ पेंशन देती है, सरकार देती है। और बुड्ढे क्या दे रहे हैं इनको? बुड्ढे दे रहे हैं इनको ठुल्लू, कुछ भी नहीं दे रहे, ये तो इसको कुछ भी नहीं दे रहे काम करके बदले में। तो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ हस्तांतरण भुगतान है और ये बुड्ढों को मिल रही है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हस्तांतरण आय है। ये एक ऐसी इनकम होती है जिसके बदले में प्राप्तकर्ता को कुछ भी नहीं देना पड़ता, इसको हस्तांतरण आय कहते हैं। ये एक तरफा भुगतान होता है या एक तरफा हस्तांतरण होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझनी है आय जो है क्या होती है। सुधीर, आपने प्रीवियस क्लास में भी पूछा था भाई डिस्पोजेबल इनकम हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, और मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, लेकिन आपने एग्जिट कर दिया था, ये हमें नहीं पढ़नी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आपको सबसे पहले कारक आय और हस्तांतरण आय क्या होती है, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत ही अच्छे से बेटा पता होना चाहिए। चलो जी ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया। अब हमारा जो मुद्दा है, अब हमारा मुद्दा स्टार्ट होता है। अब हमारे मुद्दे का नाम है कि भाई राष्ट्रीय आय जो है ये आपकी क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय के अगर हम अर्थ की बात करें तो ये कह रहा है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित निवासियों लिख देता हूँ मैं, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। ये जो है यहाँ पे बात कर रहा है। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए आपको बेटा केवल 3 वर्ड समझने हैं। पहला जो है एक लेखा वर्ष क्या होता है, पहले तो ज़रा ये समझ लेते हैं। एक लेखा वर्ष मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को। जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो कैलेंडर बेस पर ये नहीं चलते, वो चलते हैं फाइनेंशियल ईयर पे, अकाउंटिंग ईयर पे, जिसको लेखा वर्ष कहते हैं। इसका हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल को आता है और क्लोज हो जाता है 31 मार्च को। अब जो है ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब जो है ये हो गया एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान। दूसरा आपको समझना है कारक आय क्या होती है। तो कारक आय जो है, कारक आय मैं आपको बता चुका हूँ। कारक आय जो है क्या कहते हैं, किराया हो गया, मजदूरी हो गया, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ, ये जो होते हैं ये जो है बेटा कारक आय या साधन आय कहलाती है। और इसी को ही कारक भुगतान या साधन भुगतान कहते हैं, डिपेंड करता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक लेखा वर्ष समझ में आ गया, कारक आय भी समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है जो कि लिखा हुआ है एक देश का सामान्य निवासी। वो कह रहा है कि ये वाला बंदा 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी कारक आय अर्जित करेगा, अगर मैं उसको जोड़ दूं, अगर मैं उसको सम कर दूं, तो जितना भी आएगा वही हमारी जो है राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, उसके बाद अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट विपिन बता रहा हूँ अभी। तो अब जो है
अब मुझे ये समझना है राष्ट्र आय को समझने के लिए कि भाई सामान्य निवासी कौन होता है, क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ गया सामान्य निवासी कौन होता है तो मेरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे को जब ये पता चल गया सामान्य निवासी कौन है, वो बंदा 1 साल के अंदर जितने भी पैसे अर्न करेगा उसको मैं जोड़ दूंगा, तो भाई क्या बन जाएगा, तो राष्ट्र आय बन जाएगी। तो सामान्य निवासी कौन होता है उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नागरिक कौन होता है। नागरिक को कहते हैं सिटीज़न। पहले आपको सिटीज़न समझना पड़ेगा कि सिटीज़न कौन होता है, ठीक है। अभी हम सामान्य निवासी नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिटीज़न के लिए केवल एक कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है, क्या, जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं हम वहाँ के क्या कहलाते हैं, हम वहाँ के नागरिक कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, जहाँ पे हम पैदा होते हैं। तो अगर कोई बंदा, जैसे हम सब इंडिया में पैदा हुए हैं, तो हम कहाँ के नागरिक कहलाएंगे। बेटा कारक आय की परिभाषा ये है, मैंने यहाँ लिख तो दी, कारक सेवाओं के बदले में जो आय प्राप्त होती है वो कारक आय कहलाती है या साधन आय कहलाती है, बस इतना आपको लिख देना है। तो जहाँ पे हम पैदा होते हैं वहाँ के हम नागरिक कहलाते हैं। तो भाई हम सब इंडिया में पैदा हुए हैं, तो हम सब कहाँ के नागरिक हैं, हम सब नागरिक हैं इंडिया के। तो अगर कोई बंदा अगर इंडिया में पैदा नहीं हुआ तो और वो यहाँ का नागरिक बनना चाहता हो तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पैदा तो वो हुआ नहीं यहाँ पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा, पैदा या तो पैदा हो जाए, या अगर कोई बंदा पैदा नहीं हुआ तो भाई जो भी उस कंट्री के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चलता है, जो भी उस कंट्री के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चलता है जिसके बिहाफ पे आपको सिटीजनशिप दे दी जाए, अगर वो आपको मिल जाता है तो आप उस कंट्री के नागरिक कहलाते हैं। जैसे कि लाइक अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर चलता है ग्रीन कार्ड, ठीक है। अमेरिका के अंदर क्या चलता है, अमेरिका के अंदर चलता है ग्रीन कार्ड। इसी तरीके से एक बारी मिल गया तो भाई आपको मिल गई सिटीजनशिप। तो अगर आप भारत के अंदर पैदा हुए हो तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप भारत के अंदर पैदा नहीं हुए और आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत के अंदर कई सारे वो हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। आपको अगर वो मिल गया तो आपको जो है भारत की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन उसके लिए भारत के अंदर आपको अगर नागरिकता चाहिए तो आप जिस देश से बिलोंग करते हैं आपको पहले उसकी नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा। आप एक ही साथ दो नागरिकता लेके नहीं रह सकते हो, एक टाइम पे एक ही नागरिकता चलती है भारत के अंदर, ठीक है। जैसे कि अक्षय कुमार है, हाँ जी सर, नागरिकता तो तब दे दी जाती है ना जब 1 ईयर से ज़्यादा मतलब दिनों के लिए वो उस कंट्री बेटा में रहता नहीं, है। अभी हम नागरिक की बात कर रहे हैं, मैं सामान्य निवासी की बात नहीं कर रहा। अभी सामान्य निवासी एक अलग कॉन्सेप्ट है, अभी हम नागरिक की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ना, सामान्य निवासी को समझने से पहले हमें नागरिक समझना है, नागरिक कौन है। तो नागरिक वो होता है जहाँ पे हम पैदा होते हैं या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। और मैंने बोला जैसे भाई अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार जो है वो एक कैनेडियन है, उसकी नागरिकता कनाडा की है, लेकिन अगर वो अब भारत में ही रहता है, सब कुछ भारत के अंदर ही करता है, तो उसको अपनी वहाँ की नागरिकता त्याग के भारत की नागरिकता दे दी गई है। भारत के अंदर कोई भी बंदा दो नागरिकता के साथ नहीं रह सकता है, उसको अगर इसकी नागरिकता चाहिए इंडिया की तो उसको वहाँ की त्यागनी पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, हमारे इंडिया के अंदर एक ही नागरिकता चलती है, कई सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे 2-3 नागरिकता के साथ भी रह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जैसे कि अब जैसे एक बारी मेरे से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि भाई सानिया मिर्ज़ा है वो तो भारत की है, ठीक है, और उनने शादी कर ली पाकिस्तान के अंदर, तो सानिया मिर्ज़ा के पास नागरिकता किसकी है, भारत की है। उसके पास नागरिकता किसकी है, उसके पास पाकिस्तान की है। अब वो जो बच्चा हुआ है उसको नागरिकता कहाँ की मिलेगी, वो तो मिक्स ब्रीड हो गया। नहीं ऐसे क्या भाई, मैंने बोला कि एक भारत के अंदर कोई भी बंदा 2 नागरिकता के साथ नहीं रह सकता, एक ही नागरिकता मिलेगी, या तो उसकी या उसकी। तो वो जो है वो उसके फादर मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ की उसको नागरिकता दिलाना चाहते हैं। फिलहाल उसके पास इंडिया की नागरिकता है, ठीक है। ये है नागरिक का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि भाई सामान्य निवासी
अभी हमने नागरिक समझा है, तो हम सब इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं, हम सब बेटा नागरिक हैं। अभी हम नागरिक की बात करें, हम सब नागरिक हैं क्योंकि हम पैदा हुए हैं। और अगर कोई दूसरा बंदा बनना चाहता है देश का, तो भाई वो कंडीशन को पूरा कर दे, कोई डॉक्यूमेंट उसको मिल जाए तो ठीक है, मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या कोई डॉक्यूमेंट है। अब हम बात करते हैं सामान्य निवासी की। सामान्य निवासी कौन होगा, क्योंकि उसने बोला कि सामान्य निवासी जो अर्जित करेगा, सामान्य निवासी जो अर्जित करेगा उसको एक साल के अंदर अंदर उसको अगर जोड़ दे वो ये राष्ट्रीय आय। तो सामान्य निवासी के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। 2 कंडीशनें अगर पूरी कर दी तो भाई वो सामान्य निवासी बन जाएगा। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है 365 दिन या उससे ज़्यादा, 365 दिन या उससे ज़्यादा उस देश में रहे, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये हो गई कि उसकी जो आर्थिक रुचि है ना, आर्थिक रुचि जो है वो उसी देश के अंदर हो, ठीक है, आर्थिक रुचि उसी देश में हो। तो पहली कंडीशन तो समझ में आ रही है कि भाई 1 साल से ज़्यादा टाइम तक उस कंट्री में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो समझ आ रही है कि भाई उस देश में रहना पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा क्या है? आर्थिक रुचि उसी देश के अंदर हो। आर्थिक रुचि का मतलब क्या है? आर्थिक रुचि का मतलब ये है कि भाई अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो खाना पीना सोना सब कुछ भाई उसी कंट्री के अंदर होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर का मतलब है उत्पादन, उपभोग, बचत, निवेश, सब कुछ उसी कंट्री में करना चाहिए जिस कंट्री में वो 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है। जो भी बंदा इस कंडीशन को फुलफ़िल कर देगा वो सामान्य निवासी कहलाएगा, जो नहीं करेगा वो गैर निवासी कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। जो कर देगा वो सामान्य निवासी है, जो नहीं करेगा वो जो है गैर निवासी कहलाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है, इसका नाम जो है संजना है, ठीक है। ये इंडिया की जो है नागरिक है, मतलब पैदा हुई है इंडिया के अंदर। और भाई ये दोनों कंडीशन पूरी भी कर रही है, यहाँ पे 365 दिन से रह भी रही है और खाना पीना सोना उत्पादन उपभोग बचत निवेश सब कुछ यहीं कर रही है। तो भाई ये कंडीशन भी पूरी कर रही है दोनों की दोनों। तो ये कंडीशन भी पूरी कर रही है, नागरिक भी है। तो ये नागरिक के साथ साथ भारत की सामान्य निवासी भी जो है। ये हो गया पहला केस। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरे केस के अंदर मान लीजिए ये एक लड़का है, ये जो है इसका नाम है अजय खुशवाह इसका नाम है। ये जो नागरिक है ये है अमेरिका का नागरिक, जो है ये है अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका का नागरिक होने का क्या मतलब है कि अमेरिका में ये पैदा हुआ है, ठीक है। अमेरिका में ये जो है पैदा हुआ है, ये इसका मतलब है। लेकिन जो ये दोनों कंडीशनें हैं ना, ये इंडिया के अंदर फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर इसको पसंद आ गई है एक लड़की। तो ये 365 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहता है और उत्पादन उपभोग बचत निवेश बंदी बिन ने यही पटा ली इंडिया में। तो सब कुछ ये इंडिया में पूरा कर रहा है, कंडीशन जो है ये इंडिया में पूरी कर रहा है। तो ये कहाँ का कहलाएगा? अब पैदा अमेरिका में हुआ है, कंडीशन इंडिया में पूरी कर रहा है ये। तो ये जहाँ पे कंडीशन नागरिक अमेरिका का ही है, लेकिन सामान्य निवासी जो है ये कहाँ का कहलाएगा? ये इंडिया का सामान्य निवासी कहलाएगा, क्योंकि इंडिया में कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है। तो एक देश का सामान्य निवासी बनने के लिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उस कंट्री में पैदा होना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप कंडीशन फुलफ़िल कर दो वहीं आप पैदा हो वहीं पे आप सामान्य निवासी बन जाओगे। अब हम बात करते हैं केस 3 की। केस 3 को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। केस 3 के अंदर मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। भारत के अंदर क्या है, कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है।
लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WHO है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो अगर इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जितने भी भारतीय काम करते हैं, जितने भी भारतीय काम करते हैं वो भी कहाँ के कहलाएंगे? जैसे मान लो ये अमित, ये नाम है इसका शिवम है, ठीक है, शिवम इसका नाम है, ये नागरिक है भारत का, ठीक है, पैदा कहाँ पे हुआ है? नागरिक है भारत का, ठीक है भाई। और काम कहाँ पे करता है? ये काम करता है IMF में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत के अंदर है, लेकिन काम उसमें कर रहा है नागरिक भारत का। ये जो सामान्य निवासी कहाँ का कहलाएगा? ये सामान्य निवासी जो है ये भारत का ही कहलाएगा, भले ही फिरंगियों के साथ मिलके काम कर रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और कौन कौन बंदे सामान्य निवासी कहलाते हैं, और कौन कौन बंदे सामान्य निवासी कहलाते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझना है बेटा। केस नंबर 4। हाँ जी सर, उसमें जो दूसरे जो लोग काम कर रहे होंगे वो कहाँ के कहलाएंगे? वो वहाँ के कहलाएंगे जो फिरंगी हैं, वो जो जिस देश की वो है वो वहाँ के कहलाएंगे। सेम ऐसे ही केस 4 की बात करते हैं हम, जितने भी फिरंगी काम कर रहे हैं इसमें वो हमारे सामान्य निवासी नहीं है। अब एक और बात करते हैं केस 4 की। इस केस 4 का नाम है दूतावास। दूतावास का मतलब क्या होता है? दूतावास किस चीज़ को कहते हैं? इंग्लिश में इसको जो है एम्बेसी कहते हैं। तो एम्बेसी क्या होती है, पहले तो आपको ये समझना है दूतावास किस चीज़ को कहते हैं। हाँ जी, यही बता रहा हूँ गरिमा, इसी को ही हम बात कर रहे हैं, इसी को हम बात कर रहे हैं, राजदूत दूतावास ये क्या होता है। पहले आप समझिए एम्बेसी क्या है, एम्बेसी क्या होती है, राजदूत दूतावास, ये सब क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, बहुत कन्फ्यूज होती है इसमें, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें। अबे क्या हो गया भाई, एक मिनट रुको बेटा। देखिए स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। देखिए तो ये, हाँ, तो ये एम्बेसी क्या होती है ये समझिए। ये एम्बेसी जो है ये ना तो भाई कोई बंदा है, ठीक है, ना ही कोई बंदी है, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरीके की बिल्डिंग है। क्या है ये एक बिल्डिंग है, ये एक इमारत है, ठीक है, कोई बंदा नहीं है, कोई बंदी नहीं है। अब ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो ज़रा सिनेरियो समझने पड़ेंगे। एक सिनेरियो है भारत में जापान का दूतावास, ये लिख दिया मैंने मान लीजिए, और दूसरी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भारत में जापान का दूतावास, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जापान में भारत का दूतावास, भारत का दूतावास। अब ये सब क्या है ज़रा ये समझिए। ये जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। भारत में जापान के दूतावास का ये मतलब है कि ये जो भारत है, भारत के, मैंने बोला दूतावास क्या है? बिल्डिंग, ठीक है। तो भाई ये बिल्डिंग है भारत के अंदर एक, ठीक है, जो कि किसकी है? जो कि जापान की है। किसकी है? जापान की। तो ये बिल्डिंग क्या कहलाएगी? ये बिल्डिंग कहलाएगी जापान का दूतावास। ये बिल्डिंग कहलाएगी जापान का दूतावास जो कि भारत के अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब इसमें दो कैटेगरी के बंदे काम कर रहे होंगे। एक तो काम कर रहे होंगे बेटा भारतीय, और एक काम कर रहे होंगे फिरंगी, विदेशी, फॉरेनर। दो कैटेगरी के काम कर रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि भारत में जापान की बिल्डिंग कर क्या रही है, और इसके अंदर ये जो विदेशी हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक बंदा होगा, एक क्या बहुत सारे होंगे, लेकिन एक जो बंदा होगा वो बंदा कहलाएगा एम्बेसडर, जो कि क्या करने आया है, जो कि भारत के अंदर जितने भी जापानीज़ लोग रहते हैं उनको हेल्प करने आते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आया ये, कि भारत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, पासपोर्ट रिगार्डिंग या कुछ भी चीज़ एक्सेट्रा, उनकी मदद के लिए यहाँ पे हैं। और भारतीय भी काम कर रहे होंगे इसके अंदर। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। अब ये भारतीय उस जापान के दूतावास में काम कर रहा है, भारत के अंदर है ये, भारत में।
तो ये अब कहाँ का कहलाएगा ये बंदा? मान लो इसके अंदर जो काम कर रहा है सुमित काम कर रहा है, ठीक है, सुमित भारत का नागरिक है, तो भाई ये कहाँ का कहलाएगा? ये सामान्य निवासी जो है ये भारत का ही कहलाएगा, ठीक है। और ये फिरंगी कहाँ के कहलाएंगे? ये भारत के नहीं हैं, ये भारत के नहीं, ये कहाँ के हैं? ये जापान के ही कहलाएंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये जापान के हैं ये, ठीक है। इसी तरीके से उल्टा कॉन्सेप्ट समझिए। अब जापान के अंदर क्या है? एक बिल्डिंग है जो कि किसकी है? भारत की। भारत के अंदर है जी। हाँ जो पोर्टल है, जब ये काम कर हिंदुस्तान के अंदर देती है, लेकिन 365 दिन से ज्यादा वो रह भी रहा है। ले भाई ये विदेशी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि भाई ये तो कंडीशन को पूरी कर रहा है, लेकिन ये दूतावास के कॉन्सेप्ट में ये इसके एक्सेप्शंस हैं। दूतावास के कॉन्सेप्ट में ये वाला सिनेरियो काम नहीं करता। ये फिरंगी को हम भारत का सामान्य निवासी नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी आर्थिक रुचि भारत में नहीं है, इनका दीदा जापान में ही लगता है। ये तो यहाँ पे केवल अपने देश को रिप्रेजेंट करने आए हैं, इस वजह से। अब जैसे ये जापान में भारत की बिल्डिंग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भारत का दूतावास। भले ही आपकी जो है उसमें पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 365 दिन, लेकिन इनकी आर्थिक रुचि यहाँ पे नहीं है, इनकी आर्थिक रुचि जापान में ही है। दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब भारत का दूतावास है, जापान में बिल्डिंग है जो भारत का दूतावास कहलाएगा। अब इसमें भी कर रहा है, लेकिन भाई दूतावास के केस में ये वाले सिनेरियो काम नहीं आते। दूतावास के अंदर जो भी विदेशी काम कर रहा होगा वो उस देश का सामान्य निवासी नहीं कहलाएगा। दूतावास इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। अब जापान के अंदर जो भारत का दूतावास है उसमें भी दो कैटेगरी के बंदे काम कर रहे होंगे। एक तो भारतीय जो हमने भेजे जापान के अंदर, और दूसरा जापान के बंदे विदेशी। तो जो भारतीय, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, जो इसके अंदर भी एक ऐसा बंदा होगा जो एम्बेसडर कहलाएगा भारत का, जो भारत को रिप्रेजेंट करने गया होगा जापान के अंदर, और भी बंदे होंगे। तो जितने भी भारतीय भारत के दूतावास में काम कर रहे हैं जो जापान में हैं, वो भारत के ही सामान्य निवासी हैं, वो भारत के ही सामान्य निवासी हैं। ये आपको ध्यान रखनी है बात। और जो विदेशी हैं वो भाई जापान के ही हैं, वो भारत के नहीं हैं, वो जापान के ही हैं, वो हमारे जो हैं नहीं कहलाएंगे। तो सर यहाँ नागरिक की बात तो नहीं हो रही है। हाँ, नागरिक तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए समझाया है कि नागरिक क्या होता है और सामान्य निवासी क्या होता है। तो भाई अब आ जाओ मुद्दे पे। ये सब बकवास हमने क्यों पढ़ी है? ये सब बकवास हम इसलिए पढ़ी है क्योंकि हमारा मुद्दा चल रहा था राष्ट्रीय आय। एक लेखा वर्ष क्या होता है, कारक आय क्या होती है और सामान्य निवासी क्या होता है। एक लेखा वर्ष मैंने बोला भाई ये होता है, कारक आय क्या होती है ये होता है, ठीक है। और सामान्य निवासी कौन है? सामान्य निवासी है बेटा ये चार कैटेगरी के लोग। पहला जो हम लोग भारत के नागरिक भी हैं, सामान्य निवासी भी है। दूसरा ऐसे सभी व्यक्ति जो दूसरे देशों के नागरिक हैं लेकिन भारत में कंडीशन फुलफिल करते हैं। तीसरा भारत के अंदर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें काम करने वाले भारतीय। और चौथा दूतावास का केस, भारत के अंदर जो दूसरे देशों के दूतावास हैं उसमें जितने भी भारतीय काम कर रहे हैं, ये वाले बंदे। और जो भारत का दूतावास है दूसरे देशों के अंदर उसमें जो भारतीय काम कर रहे हैं वो वाले बंदे, ये सारे बंदे सामान्य निवासी कहलाते हैं। ये सारे बंदे मिलकर एक साल के अंदर ये सारे बंदे मिलकर 5 कैटेगरी के जो मैंने आपको बंदे बताए हैं, एक साल के अंदर मेहनत करके जितना भी पैसा कमाते हैं, मेहनत करके, कारक आय बोला है ना बेटा उसने, जितने भी पैसे कमाते हैं वो राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय आय केवल कारक आय का जोड़ है, हस्तांतरण आय इसके अंदर शामिल नहीं होती, एक तरफा वाली आय इसके अंदर शामिल नहीं होती, ये केवल कारक आय का जोड़ है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, नोट में यहाँ लिख देता हूँ, नोट, 2 बातें बहुत ध्यान रखनी है। इसमें जो है एक तो हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती, सबसे पहली बात तो।
और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिखता हूँ कि पैसा चाहे अपने देश के अंदर रहकर कमाओ, अपने देश के अंदर रहकर कमाओ या दूसरे देश में जाकर कमाओ, या दूसरे देश में जाकर कमाओ, वो राष्ट्रीय आय मानी जाएगी, पर व्यक्ति सामान्य निवासी होना चाहिए। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आँख नाक कान खोलकर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने बोला पैसा आप चाहे नहीं भाई, राष्ट्रीय आय में गैर निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता। मैंने बोला पैसा चाहे आप अपने देश के अंदर रह के कमाओ या दूसरे देश में जाकर, ऐड होगा वो राष्ट्रीय आय में, वो राष्ट्रीय आय मानी जाएगी, बस व्यक्ति सामान्य निवासी होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, नेहा कक्कड़ है, सिंह है, सिंगर बेटा वो भारत का निवासी है। अब दूसरे देशों में जाके गाना गा के पैसे कमा के ला रहा है, तो भाई वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, मेहनत कर रहा है, दूसरे देशों में जा रहा है, लेकिन सामान्य निवासी कहाँ का है, भारत का है। मैंने एप्पल के शेयर खरीद लिए, दूसरे देश की कंपनी के शेयर खरीद लिए, वहाँ से मेरे को इनकम जनरेट हो रही है, तो भाई वो दूसरे देशों से आय हो गई, ऐड होगी राष्ट्रीय आय के अंदर। तो बंदा सामान्य निवासी होना चाहिए। बोलो गरिमा, कुछ पूछना है आपको? लेकिन सर जो आपने सामान्य निवासी की जो डेफिनेशन बताई है, हाँ, वो तो उस पे तो आपने बोला है कि आर्थिक रुचि उसी देश में होनी। हाँ, तो आर्थिक रुचि यही तो है मेरी, मैं मना कब कर रहा हूँ। चाहे नेहा कक्कड़ और अरिजीत सिंह हो, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं सोते हैं, 365 दिन यहीं रहते हैं, कंडीशन तो पूरी कर रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है, यहीं रहते हैं हम तो। अच्छा, यहाँ पे रह के बाहर से कमाएंगे तो ही जुड़ेगी। उसने बोली राष्ट्रीय आय जो है कारक आय का जोड़ होती है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई राष्ट्रीय आय के अंदर जो है हस्तांतरण आय शामिल नहीं की जाती, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई राष्ट्रीय आय किसका जोड़ होती है, तो वो कारक आय का जोड़ होती है, हस्तांतरण आय का नहीं होती है। ठीक है, होगी भाई, होगी, क्या नाम है, सुधीर, होगी। अब जो है ये सब अभी आएंगे आगे, कॉन्सेप्ट में भी बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। और लेकिन दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि पैसा चाहे आप अपने देश के अंदर रह के कमाओ या दूसरे देशों में जाकर कमाओ, वो राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो बंदा सामान्य निवासी होना चाहिए। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय आय के अंदर बंदा मैटर करता है, राष्ट्रीय आय के अंदर लोकेशन मैटर नहीं करती। चाहे आप भारत में रह के कमाओ, अमेरिका में रह के कमाओ, स्विट्ज़रलैंड में जाके कमाओ, कहीं भी कमाओ, दुनिया के किसी कोने में जाके कमाओ, लेकिन आप सामान्य निवासी की कंडीशन भारत में पूरी करनी चाहिए हो। जैसे अभी लड़की कह रही है, लड़की कंफ्यूज हो गई कि यार आप तो सर कह रहे थे कि 365 दिन भारत में रहने चाहिए, अब आप कह रहे हो अमेरिका में जाके कमाओ, स्विट्ज़रलैंड में जाके कमाओ। तो मैंने बोला, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने बोला भाई अरिजीत सिंह है, वो सिंगर है, ठीक है, सामान्य निवासी कहाँ का है, भारत का है वो सामान्य निवासी, ठीक है। अब जो है वो अमेरिका में जाके गाना गा के आ रहा है और वहाँ से पैसे कमा के ला रहा है, तो क्या वो भारत की राष्ट्रीय आय नहीं है? है वो भारत की राष्ट्रीय आय, क्यों नहीं मानी जाएगी? जब कंडीशन वो सामान्य निवासी की यहाँ पूरी कर रहा है तो भाई वो तो मानी जाएगी। मैंने बोला मैंने दूसरी देशों की कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने एप्पल के शेयर खरीद लिए। शेयर क्या होते हैं? पैसा लगाना दूसरी कंपनियों में, इतना समझ लीजिए अभी। तो मैंने खरीद लिया, वहाँ से जो है बेटा स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ये कह रहा है स्क्रीन नहीं शो हो रही, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। तो स्क्रीन तो शो हो रही है भाई सुधीर। तो मैंने शेयर खरीद लिए दूसरे देशों के, तो भाई मेरे को वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, तो होगी राष्ट्रीय आय, क्योंकि मैं तो भारत का सामान्य निवासी हूँ ना, मैं तो भारत में रहता हूँ 365 दिन।
तो राष्ट्रीय आय के लिए बंदा मैटर करता है, जगह मैटर नहीं करती। बस इतनी बात आप ध्यान रखिए। अभी तक आपने जो पढ़ा है। सर, हाँ जी। अगर कोई भारत का सामान्य निवासी और वो और बाहर जाके 1.5 साल जॉब कर रहा है कहीं पे, नहीं तो फिर वो नहीं बेटा, वो भारत का फिर वो हो गई नहीं ना। अब जैसे वो सारे के सारे लोग जो दूसरे देशों में चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाके जॉब करते हैं, वो भारत का सामान्य निवासी है ही नहीं बेटा। तो वो तो वो 3-4 साल से पहले आते ही नहीं है ना। तो वो तो वहाँ के सामान्य निवासी है ना, जहाँ रह रहे हैं। तो वो यहाँ के है ही नहीं सामान्य निवासी, वो यहाँ का सामान्य निवासी थोड़ी ना होंगे। और उसको अगर यहाँ की नागरिकता मिली हुई हो फिर? हाँ तो क्या दिक्कत है भाई मान लीजिए गूगल का सीईओ है, ट्विटर का सीईओ है, सब भारत के बंदे हैं, ठीक है, दूसरे देशों में हैं। वो सुंदर पिचाई है और जो सीईओ है वो ट्विटर का क्या नाम है उसका, सारे जितनी भी दूसरे देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सबके सीईओ इंडियन है, ठीक है। तो नागरिक वो कहाँ के हैं? नागरिक तो भारत के हैं, लेकिन दीदा उनका कहाँ लग रहा है? दीदा अमेरिका में लग रहा है उनका। तो वो सामान्य निवासी अमेरिका के हैं। वो जितनी भी इनकम अर्न कर रहे हैं वो अमेरिका की राष्ट्रीय आय में शामिल होगी, ना कि भारत की, क्योंकि वो दोनों कंडीशनें 365 दिन और आर्थिक रुचि वाली अमेरिका में फुलफिल कर रहे हैं। वो यहाँ के नहीं है, वो नागरिक यहीं के हैं। वो नागरिक तो यहीं के हैं क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए हैं वो। जैसे भाई इसका उल्टा कर लो ना, जो हमने जो केस 2 करा, ये जो केस 2 करा इसका उल्टा कर दो। मैंने केस 2 में क्या बोला? मैंने केस 2 में बोला कि अजय नागरिक है अमेरिका का, ठीक है, लेकिन इसका जो कंडीशन है ये दोनों ये इंडिया में पूरी कर रहा है। अब मान लीजिए एक उल्टा केस लेते हैं, इसका अपवाद बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका अपवाद बता रहा हूँ कि कौन सामान्य निवासी नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एक अपवाद हम पढ़ लेते हैं। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ और मेरा जो नाम है वो है रोहित, ठीक है, और नहीं पता तो बता दिया मैंने, क्योंकि आधे तो ऐसे होते नाम ही नहीं पता। तब भारत का मैं नागरिक हूँ क्योंकि भाई मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा जो मन है, मेरा जो दीदा है वो लगता है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में मैं दोनों कंडीशन पूरा कर रहा हूँ। कौन कौन सी? 365 दिन या उससे ज़्यादा वहीं हूँ, वहीं खा रहा हूँ, वहीं सो रहा हूँ, उत्पादन, उपभोग, निवेश और शादी भी वहीं कर ली, ठीक है, फिरंगी पटा ली, उसी से ही शादी कर ली, सब कुछ वहीं कर लिया, ठीक है जी। तो हाँ जी, ठीक है, और चाहिए क्या ज़िंदगी में? ऐसे। तो अब मैं कहाँ है जी? क्या कह रही हो? शादी कब कर रही हो? क्या कह रही हो? इल्मा कुछ पूछ रही हो क्या? यस सर, शादी कब कर रही हो? अच्छा नहीं, अभी देखो, तो अभी पहले मैं जहाँ जाऊँगा तब बात करते हैं। तो अब मैं नागरिक तो मैं भारत का ही हूँ, लेकिन मैं सामान्य निवासी जो है मैं अमेरिका का हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका में कंडीशन पूरी कर रहा हूँ। तो मैं अब नहीं माना जाऊँगा भले ही भारत में यहाँ का हूँ। ये पूरा यहाँ पे बेटा बंदा मैटर करता है, लोकेशन मैटर नहीं करती। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, क्योंकि ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय आय का। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं घरेलू आय का। घरेलू आय जो है ये क्या होती है, इसको ज़रा समझना है, ठीक है। तो इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ कहता है कि एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासी व गैर निवासी द्वारा, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासी व गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में सर्जित, घरेलू सीमा को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस घरेलू वर्ड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। घरेलू सीमा में अर्जित या सर्जित कुछ भी सकते हो। घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है, कारक आय का कुल जोड़ है। अब ये जरा कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है बेटा, दिमाग खोल लीजिए। एक लेखा वर्ष क्या होता है मैंने आपको बता दिया,
कि एक लेखा वर्ष जो है वो भाई 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। ठीक है भाई। कारक आय क्या होती है, ये भी भाई हमें समझ में आ गया कि भाई कारक आय जो है वो क्या होती है, ये होता है आपका क्या कहते हैं, किराया है, मजदूरी है, किराया है, मजदूरी है, ब्याज है, लाभ है, ये होता है। हाँ, ये होता है, नहीं, किराया, ब्याज, लाभ, मजदूरी, ये होती है कारक आय। अब आती है बात यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो भारत की हाँ नहीं भाई, ये कह रहा है बंदा कि अगर मेरे को अमेरिका की नागरिकता लेनी है तो क्या मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। मैंने ये बोला भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप चलती है। अब दूसरे, मैंने बोला कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे डबल भी चलती है, ट्रिपल भी चलती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अब अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप चलती है या नहीं चलती है, वो अमेरिका की उस पर मैटर करता है। तो अगर चलती होगी तो त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भारत की नागरिकता के साथ वहाँ का ग्रीन कार्ड भी ले सकते हैं। अगर अमेरिका के किसी व्यक्ति को यहाँ की लेनी है तो उसे अमेरिका की सिटीजनशिप को त्यागना पड़ेगा। तो भाई एक लेखा वर्ष भी समझ में आ गया, कारक आय भी समझ में आ गया। लेकिन अब जो मुद्दा है, अब जरा ध्यान से समझिए। उसने बोला एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, कह रहा है भाई चाहे बंदा सामान्य निवासी हो या बंदा गैर निवासी हो। उनने तो यहाँ दोनों ही लिख दिए, चाहे बंदा सामान्य निवासी हो चाहे बंदा गैर निवासी हो, इसके लिए बंदा मैटर नहीं करता, इसके लिए बंदा मैटर नहीं करता, इसके लिए मैटर करती है लोकेशन। इसने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है घरेलू सीमा, ये इसके लिए लोकेशन मैटर करती है कि पैसा कहाँ पे अर्न हो रहा है, ये मैटर करता है हमारे लिए। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि भाई घरेलू सीमा क्या होती है तो मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में ख़त्म हो जाएगा। सामान्य निवासी मेरे को पता है कौन होता है, जो कंडीशन पूरी कर रहा है, जो कंडीशन पूरी नहीं कर रहा वो गैर निवासी है। वो बंदे 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी कारक आय अर्जित करते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, दोनों ही कारक आय का सम होती है, इसमें भी हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता। उनने यहाँ पे कारक आय बोली है, तो चाहे राष्ट्रीय आय हो चाहे घरेलू आय हो, दोनों कारक आय का सम होती हैं, दोनों के अंदर ही हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। तो मुझे घरेलू आय समझने के लिए पहले मेरे को घरेलू सीमा समझना पड़ेगा कि भाई घरेलू सीमा का क्या अर्थ होता है। एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो किसको कहते हैं, ये ज़रा आपको जो है समझना है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर ज़रा इसकी जो है बात करते हैं कि क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका अभिप्राय आर्थिक क्रिया के उस क्षेत्र से है जो आर्थिक क्रिया के उस क्षेत्र से है जो घरेलू आय का सर्जन करता है। ठीक है, इसका अभिप्राय आर्थिक क्रिया के उस क्षेत्र से है जो घरेलू आय का सर्जन करता है। अब ये क्या दिक्कत क्या परेशानी है, ये बेटा आपको समझना है। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, वैसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल ऊपर से जा रही है, लेकिन आपको ज़रा इसको समझना है बहुत ही ज़्यादा। क्या कहना चाह रहा है, एक देश की घरेलू सीमा क्या होती है। एक देश की जो घरेलू सीमा जो होती है ना, ठीक है, पूरा का पूरा आपका भारत का मैप है। ठीक है, जो भी है मैप बना दिया है हमने। ठीक है, पूरा का पूरा जो भारत का नक्शा है, पूरा का पूरा भारत का जो नक्शा है वो भारत की घरेलू सीमा है। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, घरेलू सीमा को राज्य भी कह सकते हैं ना, राज्य नहीं यार, ऐसा तो राज्य तो ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं है। अभी तो फिलहाल घरेलू सीमा देखिए, भारत का जो पूरा का पूरा मैप है, पूरा का पूरा नक्शा है, वो भारत की घरेलू सीमा है। और उसके साथ साथ अब इसके यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे पानी है, इसके यहाँ पे पानी है, ऊपर पाकिस्तान है, यहाँ पानी है इसके। ठीक है, तो अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है।
अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, पानी के अंदर क्या होता है। अब पानी तो भाई यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है, यहाँ पूरा पानी पानी है, तो पानी से यहाँ पे मान लीजिए इतना लगा लो, इतना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम, इस पानी के अंदर इस डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है 200 nm। 200 nm का मतलब 200 नॉटिकल माइल्स। पानी के अंदर किलोमीटर वगैरह नहीं, ऐसे मेज़र किया जाता है। तो पानी तो भाई बहुत सारा है। हाँ, तो भारत का जो मैप है वो, और प्लस 200 nm के अंदर जितना भी पोर्शन आ रहा है 200 nm के अंदर, वो भारत की घरेलू सीमा कहलाती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, घरेलू सीमा समझ में आ गया। लेकिन 200 nm कितना होता है उसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि किलोमीटर में वो कितना होगा। अभी हमारे को ये सब जो भी है देख लेना कि nm को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब चलो ये तो ठीक है बात, लेकिन अब जरा इसको थोड़ा और आपको डीप से समझना पड़ेगा। भारत मतलब पूरा भारत जो है वो घरेलू सीमा है, और नक्शे के बाहर जो 200 nm तक की सीमा है वो भी जो है वो भी भारत की घरेलू सीमा है। अब जो है घरेलू सीमा एक बहुत ही ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके अंदर अब क्या क्या है ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। भारत के अंदर रहकर, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, भारत के अंदर रहकर जितनी भी इनकम अर्न हो रही है वो तो घरेलू आय कहलाएगी ही कहलाएगी। ठीक है, भारत के अंदर रह के जितनी भी इनकम अर्न हो रही है वो घरेलू आय कहलाएगी ही कहलाएगी। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं जो भारत की ही घरेलू आय के अंदर शामिल होती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए, मैंने बोला कि भाई भारत के अंदर रह के जितनी भी आय अर्जित होगी भारत है। ठीक है, तो इसके अंदर रह के जितनी भी इनकम अर्न होगी वो तो घरेलू आय कहलाएगी ही कहलाएगी। बट और की गई आय को एक स्टेट में अर्जित, बेटे स्टेट तो भारत के अंदर ही है ना, तो वो तो कहलाएगी। पूरे भारत के अंदर आप कहीं भी दुनिया के भारत के किसी भी कोने में जाके आप इनकम अर्न करो, भारत के किसी भी कोने में जाके आप इनकम अर्न करो, वो भारत की घरेलू सीमा है। ठीक है, अब जरा समझिए, इसके अलावा और भी कुछ सरकमटेंसेज हैं जहाँ पे जो भारत की घरेलू सीमा के अंदर आती हैं। 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सरकमटेंसेज हैं वो आपको समझनी है। 3 पहला मैंने बोला था बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा। मैंने आपको एक ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था, जापान में भारत का दूतावास, ये मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कॉन्सेप्ट। क्या बताया था मैंने कि जापान के अंदर भारत की बिल्डिंग है, जापान में भारत की बिल्डिंग है। तो बेटा वो जो जापान में भारत की बिल्डिंग है ना, वो किसकी घरेलू सीमा कहलाएगी, वो कहलाएगी भारत की घरेलू सीमा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए, जो भारत के अंदर जापान की बिल्डिंग है, भारत के अंदर जो जापान की बिल्डिंग है वो भारत की घरेलू सीमा नहीं है, वो जापान की घरेलू सीमा मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर भारत के अंदर जितनी भी दूसरे देशों की एम्बेसी है, चाहे वो अमेरिका की हो, जापान की हो, चीन की हो, किसी की भी हो, वो भारत की घरेलू सीमा नहीं है, वो उसकी घरेलू सीमा है जिस देश की वो एम्बेसी है। अगर भारत में अमेरिका की एम्बेसी है तो वो अमेरिका की घरेलू सीमा है, जापान की है तो वो जापान की घरेलू सीमा है, भारत की नहीं। भारत की जो एम्बेसी है दूसरे देशों के अंदर, चाहे वो अमेरिका में हो, जापान में हो, चीन में हो, कहीं भी हो, वो भारत की घरेलू सीमा है। सबसे पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, वो भारत की घरेलू सीमा मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि जो आपको दे रखा होगा कि इसको राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ही आप उसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी भारत की घरेलू सीमा है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सर, हाँ जी सर जो जापान में जो भारत का दूतावास है, जो जापान में भारत में जो दूतावास है उसमें भारत के नागरिक भी काम कर रहे होंगे, हाँ सामान्य निवासी हाँ और दूसरे देश के भी। हाँ, तो सर उन दोनों की जो कारक आय होगी वो अर्जित
जो भी कारक आय होगी वो उस राष्ट्रीय आय में कौन सी पहले मैंने क्या बोला? हाँ, तो जो वो जो वहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी जो भारत की जो दूतावास है उससे जितनी भी इनकम अर्न हो रही है वो सब घरेलू आय कहलाएगी, ठीक है, घरेलू आय कहलाएगी वो, ठीक है, उसमें बंदा मैटर नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, उसमें बंदा मैटर नहीं करता, घरेलू आय के लिए बंदा मैटर नहीं करता। लेकिन राष्ट्रीय आय में जो विदेशी जो इनकम अर्न कर रहा है उसके अंदर रह के वो शामिल नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि मैंने ऊपर आपको क्या समझाया, मैंने ऊपर आपको ये समझाया कि जापान के अंदर जो विदेशी काम कर रहे हैं वो भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, वो जापान के ही हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, तो अगर वो राष्ट्रीय आय में बेटा शामिल नहीं होगा जो विदेशी इनकम अर्न कर रहा है, ये एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट है। अब ज़रा दूसरा समझिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है जितनी भी नाव वगैरह होती हैं, ठीक है, या जितनी भी नाव वगैरह होती है या जितनी भी तेल या ऐसी जो प्राकृतिक गैस वगैरह जो है निकालते हैं, यान इसको कहते हैं, ये ज़रा आपको ज़रा कॉन्सेप्ट समझना है क्या है। जो भी मैंने बोला भाई भारत जो है वो तो है ही, भारत के बाद जितने भी ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जितने भी बड़े बड़े महासागर हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हिंद महासागर है, ठीक है, यही आता है नीचे ही कहीं। तो अगर इसके अंदर हिंद महासागर के अंदर क्या होती हैं बेटा, नाव जो होती हैं, नाव चलती हैं जिसमें मछली पकड़ने का काम होता है, मछलियाँ पकड़ते हैं, या जितने भी यान्स होते हैं जहाँ पेट्रोल निकल रहा है, कहीं पे प्राकृतिक गैस से निकल रही है, तेल निकल रहा है, तो वो वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर इसका जो ओनर है अगर वो इंडियन है, इसका जो ओनर है अगर वो इंडियन है, मतलब वो जो नाव जो है वो इंडिया का कोई पर्सन चला रहा है, या वो जो यान है वो जो तेल जो निकाल रहा है या प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल कुछ भी वो कलेक्ट कर रहा है, अगर वो इंडियन है तो वो इंडिया की घरेलू सीमा का पार्ट कहलाती हैं, अगर ओनर इंडियन है। ओनर देखना है आपको, ओनर कौन है। अगर हिंद महासागर में कोई नाव चल रही है, हिंद महासागर में कोई नाव चल रही है और उसका ओनर अमेरिका का कोई बंदा है, तो वो बेटा भारत की घरेलू सीमा नहीं कहलाएगी, वो अमेरिका की ही घरेलू सीमा कहलाएगी, क्योंकि जो उसका ओनर है नाव का वो जो है अमेरिका का है, वो यहाँ का नहीं है। जापान में भारत का दूतावास में काम कर रहे जापानीज़ की इनकम घरेलू आय में ऐड होगी या नहीं होगी? होगी भाई, ये होगी, क्योंकि घरेलू आय के अंदर जो है बंदा मैटर, वही तो ये पूछ रही है लड़की, इस लड़की ने भी तो यही क्वेश्चन को पुटअप करा है, ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे बंदा मैटर नहीं करता, यहाँ लोकेशन मैटर करती है, ठीक है। ये सामान्य निवासी या गैर निवासी सबकी इनकम को ऐड कर लेता है। अब जो है ये दूसरा कॉन्सेप्ट है नाव के कॉन्सेप्ट से या यान के कॉन्सेप्ट से। अब जरा समझिए तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट है मान लीजिए कोई भी दो देश ले लेते हैं। मान लीजिए एक देश है जापान और एक देश है कोरिया, ठीक है। जापान और कोरिया, इन दो देशों के बीच में इंडियन एयरलाइंस चल रही है, इंडियन एयरलाइन चल रही है। तो ये इसका ओनर कौन है बेटा? ये इंडियन एयरलाइन किसका कौन है? ये ओनर है इंडिया का। तो दो देशों के बीच में जितने भी एयरलाइंस चलती हैं, अगर उसका ओनर इंडिया का बंदा है तो वो इंडिया की घरेलू सीमा कहलाएगी। अगर उसका बंदा इंडिया का नहीं है, मान लो जापान की एयरलाइन चल रही है इंडिया और कोरिया के बीच में, जापान की एयरलाइन चल रही है, तो बेटा वो जापान की घरेलू सीमा कहलाएगी। अगर मान लो चीन और मान लो अंटार्कटिका के बीच में, या मान लो कोरिया की एयरलाइन चल रही है, तो वो कोरिया की घरेलू सीमा कहलाएगी, ना कि हमारी। ओनर मैटर करता है, ओनर कौन है। अगर ओनर इंडिया का बंदा है तो इंडिया की घरेलू सीमा है, इंडिया का नहीं है तो भाई वो जो है नहीं है। बेटा 200 NM वाला कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि भाई मैप है, ठीक है, और यहाँ पे तो जो स्पेस है वो तो बहुत ज़्यादा है ना, महासागर तो बहुत ही वाइडर फैला हुआ है, तो कितने डिस्टेंस तक आप घरेलू सीमा को मानोगे, उसके लिए उसने मेज़रमेंट दे दिया 200 NM।
डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है, आप कितने डिस्टेंस तक घरेलू सीमा को मानोगे? तो यहाँ से 200 nm जितना भी होगा, यहाँ से 200 nm जितना भी होगा वो भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी। इससे बाहर की भारत की घरेलू सीमा नहीं मानी जाएगी। ये है इस 200 nm का मतलब। और बाहर से भारत के अंदर जितनी इनकम हो रही है वो तो है ही, ठीक है। और 3 कॉन्सेप्ट अलग बताए मैंने आपको। पहला एम्बेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, दूसरा नाव के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है या यान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, जो भारत के बंदा चला रहा है बड़े बड़े महासागरों के अंदर, वहाँ से मछली पकड़ने के काम कर रहे हैं, तेल निकालने का काम कर रहे हैं, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब निकालने का काम कर रहे हैं, और ओनर इंडियन हैं, तो वो भारत की घरेलू सीमा कहलाएगी। और जो भी दो देशों के बीच में इंडियन एयरक्राफ्ट चल रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस चल रही हैं, वो भी भारत की ही घरेलू सीमा का पार्ट कहलाती है। अब जो है नहीं बेटा, अब जैसे मैंने वहाँ पे आपको नोट लिखवाया था, अब यहाँ पे भी ज़रा नोट समझिए। घरेलू आय में आपने दोनों आय समझ ली। अब इस पहला आय क्या है? इसमें भी हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती, सबसे पहली बात तो, ठीक है। और इसके जो है ना बेटा, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें व्यक्ति मैटर नहीं करता, इसमें व्यक्ति मैटर नहीं करता, इसमें जगह मैटर करती है, इसमें जगह मैटर करती है। जगह जो है वो एक देश की घरेलू सीमा होनी चाहिए। एक देश की घरेलू सीमा होनी चाहिए, ये बेटा मैंने आपको बोला है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा। अब जो तीसरी चीज़ लिखवा रहा हूँ वो उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाँ तो बेटा, हाँ तो ओनर मैटर कर रहा है, ओनर जो मैटर कर रहा है, आप मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं नाव और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं, आप व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, ठीक है। आप जैसा समझना चाहो वैसा समझ सकते हो कि ये ओनर जो है वो इंडियन होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो तीसरा जो मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसमें दूसरे देशों में जाकर घरेलू सीमा क्या हो गया? घरेलू सीमा बेटा जो मैंने आपको ये बताई है, पूरा भारत, ये और ये वाली तीनों ये घरेलू सीमा है। इसको छोड़कर जितनी भी चीज़ें रह गई वो घरेलू सीमा नहीं कहलाती। इसमें दूसरे देशों में जाकर जो आय अर्जित की जाती है वो घरेलू आय नहीं आती, वो घरेलू आय नहीं कहलाती, क्योंकि वो घरेलू सीमा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लेंगे क्या बोला मैंने बेटा। बंदा यहाँ पे मैटर नहीं करता, बंदा चाहे वो सामान्य निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो, ठीक है। क्या कहते हैं, गरिमा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। आप जो बंदे की बात कर रहे हो वो बंदा यहाँ मैटर करता है। ये जो 3 एक्सेप्शंस केस बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ बंदा मैटर नहीं करता। अगर भारत के अंदर कोई गैर निवासी व्यक्ति इनकम को अर्न कर रहा है तो वो बेटा घरेलू आय शामिल होगा ना, वो बेटा वहाँ पे जो बंदा है वो केवल इन 3 एक्सेप्शनल केस में मैटर कर रहा है कि जो नाव है या वो जो यान है वो इंडियन चला रहा हो, जो 2 देशों के बीच में एयरक्राफ्ट एयरलाइंस चल रही हैं वो इंडिया की हो, यहाँ मैटर कर रहा है बंदा, यहाँ अंदर मैटर नहीं कर रहा बंदा। तो जो बंदा है यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ पे लोकेशन मैटर करती है। जितनी भी मैंने घरेलू सीमा बताई है इसके अंदर रह के इस पूरे रह के, चाहे वो सामान्य निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो, जितनी भी इनकम को अर्न करेगा 1 साल के अंदर वो जो है बेटा भारत की घरेलू आय कहलाती है।
तो इतनी बकवास पढ़ने के बाद, सिर्फ 2 मिनट का और कॉन्सेप्ट है, इतनी बकवास पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकला है? हमारा निष्कर्ष ये निकला है, अगर मैं यहाँ पे घरेलू आय लिख दूँ और मैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय लिख दूँ, अगर मैं यहाँ घरेलू आय और यहाँ राष्ट्रीय लिख दूँ, बेटा 1-2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा यहाँ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने ये समझा कि ये जो है कारक, ये जो है ये कारक आय का जोड़ है, ये जो है ये कारक आय का जोड़ है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? यहाँ भी हमने यही पढ़ा भाई, ये भी कारक आय का जोड़ है, ठीक है। दोनों में हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। फिर मैंने ये पढ़ा कि ये जो कारक आय है ना, ये जो कारक आय है घरेलू आय में मैटर करता है घरेलू सीमा, घरेलू सीमा में सर्जित होनी चाहिए। बंदा चाहे सामान्य निवासी हो, बंदा चाहे सामान्य निवासी हो या गैर निवासी, या वो गैर निवासी हो, वो जो है राष्ट्रीय आय में शामिल होगा, चाहे वो घरेलू आय में शामिल होगा, चाहे वो गैर निवासी हो। बंदा मैटर नहीं करता, लोकेशन मैटर करती है। लेकिन राष्ट्रीय आय में हमने क्या पढ़ा कि जो कारक का जो जोड़ है ना, वो भाई चाहे घरेलू सीमा हो या विदेशी सीमा हो। मैंने बोला दूसरे देशों में जाकर भी चाहे अन करो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जगह मैटर नहीं करती भाई, बंदा मैटर करता है। इसके लिए बंदा जो है वो सामान्य निवासी होना चाहिए, ये गैर निवासी की इनकम को नहीं लेता है। तो ये अंतर है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में। सबसे इंपॉर्टेंट, कहाँ अर्न कर रहा है और कौन अर्न कर रहा है, ये पॉइंट है, ये मुद्दा है, कहाँ अर्न करी और किसने अर्न करी। अगर सामान्य निवासी ने अर्न करी तो वो राष्ट्रीय आय है, चाहे वो अपने देश में अर्न करी हो या दूसरे देश में अर्न करी हो। अगर घरेलू सीमा में अर्जित करी, चाहे सामान्य ने करी हो या गैर ने करी हो, तो वो बेटा घरेलू आय कहलाती है। अब एक जरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, हम पहले घरेलू आय ही निकालते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। हम पहले घरेलू आय ही निकालते हैं और घरेलू को राष्ट्रीय में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। जो हमें चाहिए होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट मुझे क्या चाहिए, और मैंने बोला घरेलू आय निकालते हैं, तो घरेलू आय की मदद से हम घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करते हैं, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करते हैं। तो जो निकालना है, जो फाइंड करना है, उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो हमारे पास है जिसकी हेल्प से हमको निकालना है उसको राइट साइड लिखते हैं, ठीक है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे देखो, ये कारक आय का जोड़ है, ये कारक आय का जोड़ है, यहाँ तक मामला ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आइए, ये जो है ये केवल घरेलू सीमा को लेता है, लेकिन ये जो है बेटा घरेलू सीमा के साथ साथ विदेशों को भी लेता है। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, दोनों को बराबर अगर करना है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, घरेलू को राष्ट्रीय में कन्वर्ट करना है, तो विदेशी सीमा और जोड़नी पड़ेगी मुझे। तो उस विदेशी सीमा को जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। इसको कहते हैं विदेशों से कारक आय, मुझे इसको ये जोड़ना पड़ेगा बेटा, तब जाके ये घरेलू कन्वर्ट हो जाएगा राष्ट्रीय में। क्योंकि राष्ट्रीय में घरेलू और विदेशी दोनों सीमा आती हैं, और घरेलू आय में केवल घरेलू सीमा आ रही थी, तो मैंने विदेशी और जोड़ दी, तो वो राष्ट्रीय बन गई। अच्छा, ये भी ठीक हो गया, ओके हो गया। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो भाई इसमें तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, सामान्य निवासी और गैर निवासी, लेकिन ये तो गैर निवासी को नहीं लेगा, ये तो केवल सामान्य को लेगा। ये मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से गैर निवासी की इनकम को। तो उसको हटाने के लिए, ये जो गैर निवासी की इनकम को मुझे हटाना है, उसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है विदेशों को कारक आय। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिए, गैर निवासी की इनकम को हटाने के लिए विदेशों को कारक आय, और विदेशी सीमा को जोड़ने के लिए विदेशों से कारक आय। तो ये आपके पास एक सूत्र निकल आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू घरेलू आय, और ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसको हम कहते हैं NFIA। NFIA इज ए डिफरेंस बिटवीन
इसको कहते हैं फीफा, ठीक है, फीफा इसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे से वर्ड लिखा हुआ है, और इसको कहते हैं फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ पे को वर्ड लिखा हुआ है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा, ये NFIA होता है। जो लेफ्ट साइड दिखा है इसका मतलब बेटा वो हमें निकालना है। और अगर बेटा मेरे को घरेलू आय से राष्ट्रीय आय पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे NFIA माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय में NFIA शामिल होता है, घरेलू आय में NFIA शामिल नहीं होता। ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। और NFIA का जो सूत्र होता है वो होता है विदेशों से माइनस विदेशों को, से में से को माइनस कर देते हैं। और इसका जो नाम है हिंदी में, वैसे तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हिंदी में बस नाम याद रख लीजिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये इसका नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस इतनी बकवास आपको ध्यान रखनी है। आज आपने सिर्फ ये पढ़ा है कि भाई राष्ट्रीय आय क्या होती है और घरेलू आय क्या होती है, सामान्य निवासी कौन होगा, गैर निवासी कौन होगा, घरेलू सीमा कौन सी होगी। पहले हम घरेलू निकालते हैं, उसके बाद उसको रास्ते में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होती है वो मैंने आपको बता दिया। NIA क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसका नाम होता है, ये सारी बकवास आपने पढ़ दी है। इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हैं आप मेरे से, बताइए जी।